Hello, dear students. How are you all? I hope you all are well. So, students, in our previous classes, we have studied about the Vedic age and about the four Vedas and the oldest books composed in India. The Vedas, oldest book composed in India. तो हमने पढ़ा था कि वेद क्या हैं और वैदिक एज क्या है। तो वैदिक एज वो टाइम है जब वेद जो थे उनका निर्माण हुआ था, तो उस टाइम को जो था वो वैदिक एज कहा जाता था। और हमारे जो है वो फोर वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुरानी बुक है इंडिया की। और इन वेदों को जो था वो एक जनरेशन से पहले जो था, जब वो लिखे नहीं गए थे, तो क्या किया जाता था कि इन्हें जो था वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ओरली ट्रांसफर किया जाता था। फिर बाद में क्या हुआ कि इन्हें जो था वो लिखा जाने लगा, तो इन्हें लिखा गया था वैदिक संस्कृत में, जो कि आज की मॉडर्न संस्कृत से जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का जो है वो मिक्सचर है। और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में आती हैं इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। तो ये जो है कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में आती हैं, और जिसमें इनमें से जो हैं कुछ वर्ड्स जो हैं वो कॉमन हैं, जैसे कि हमारा वर्ड संस्कृत का मात्र और इंग्लिश का वर्ड मदर, इनका जो है वो कॉमन मीनिंग है और इनकी जो ओरिजिन है वो सेम है, कॉमन है। तो सबसे पुरानी बुक जो है वो है ऋग्वेदा, और इसे जो था वो 3500 ईयर्स पहले जो था वो लिखा गया था। और इसमें जो है 1028 हाइम्स यानी कि भजन है, जिसमें से जिनको जो है 10 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। और इसमें जो है वो प्रेयर्स जो है वो ऑफर की जाती हैं, किनके लिए? अग्निदेव के लिए, इंद्रदेव के लिए, वरुण के लिए, सूर्य के लिए और बाकी देवी देवताओं के लिए। और इन्हें जो था वो बहुत से पोइट्स और संतों, सैग्स की जो फैमिलीज ने था वो इनका यूज किया था। तो जो नेक्स्ट हमारा वेद आता है नंबर 2, वो है सामवेद, जिसमें क्या है कि इसमें जो है वो ट्यून्स हैं ऋग्वेदा के भजनों के लिए, हाइम्स के लिए। और नंबर 3 है हमारा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में जो है वो मंत्र हैं, जो कि हम रिचुअल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, उनके लिए जो है वो मंत्र हैं जिनको हम रिसाइट करते हैं। इस जो भी हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं उनमें जो भी मंत्र हम रिसाइट करते हैं वो सारे मंत्र जो हैं वो यजुर्वेद में हैं। और नंबर 4 और लास्ट जो वेद है हमारा वो है अथर्ववेद। इस वेद में जो है वो मैजिकल चार्म है, सॉन्ग्स हैं, स्पेल्स हैं, और जिसकी हेल्प से जो है वो इविल स्पिरिट्स को जो है वो दूर भगाया जा सकता है। और अब जो आते हैं वो आता था हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो भी ये वेद मिले थे, इनमें जो भी भजन थे उनकी स्टडी की गई, उनको कंपेयर किया गया, और उसी के बाद जो हिस्टोरियंस को जो था वो जो मटेरियल के रिमेन्स मिले थे और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो मिले थे उनकी हेल्प से जो था वो पता लगाया गया था इनके टाइम पीरियड का। और हमें जो थे वो पोट्री रिमेन्स भी मिले थे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, जो विशाल नदियां हैं, वास्ट रिवर्स जो हैं, उनके रिवर बैंक्स पे जो थे वो कुछ पॉटरीज के रिमेन्स भी मिले थे। तो हमारे को जो थे वो 2 टाइप्स की पॉटरी के रिमेन मिले थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। नंबर 1 था पेंटेड ग्रेववेयर PGW, और नंबर 2 था हमारा ब्लैक एंड रेड वेयर BRW। तो जो PGW जो वेयर्स थे वो कहाँ की खुदाई में मिले थे? वो मिले थे हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा की एक्सकेवेशन में, खुदाई में। और BRW जो ब्लैक एंड रेड वेयर के जो पोट्रीज थी वो मिली थी गंगा वैली के एक्सकवेशन पे। जो गंगा वैली की जो साइट थी वहां पर जो थे ये खुदाई में मिले थे BRW potteries. Both literary and
archaeological sources helps us to reconstruct the history of the people of the Vedic age। तो जो साहित्यिक और पुरातत्व के जो सोर्सेस थे उनकी हेल्प से जो था वो हिस्ट्री को जो था वो रिकंस्ट्रक्ट कर पाए थे और वैदिक एज के जो लोग थे उनके बारे में पता लगा पाए थे। और जो वैदिक एज के पीपल थे उन्हें क्या कहा जाता था? दीज पीपल वर कॉल्ड द आर्यंस। नाउ आता है हमारा एक्सटेंट। एक्सटेंट मीन्स सीमा। द वेदास टेल्स अस अबाउट द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ पीपल प्लेसेस। तो वेद जो हैं वो हमें बताते हैं कि जो ज्योग्राफिकल सीमाएं क्या क्या थी प्लेसेस की उस टाइम पे, वैदिक एज के टाइम पे। सेवरल रिवर्स सच एज सिंधु और इंडस, सरस्वती नाउ लॉस्ट एंड गोमती मॉडर्न गोमल आर मेंशन्ड इन द हाइम्स। तो जो रिवर्स जो थी, इंपॉर्टेंट रिवर जो थी सिंधु जिसे आजकल हम इंडस कहते हैं, सरस्वती जो कि अब लॉस्ट हो चुकी है, और गोमती जिसे आजकल गोमल कहा जाता है। ये तीनों रिवर्स जो थी वो मेंशन की गई थी ऋग्वेदा के जो भजन थे उनमें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर सीम्स टू बी द सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सतुद्री, सतलुज, विपासा, व्यास, पारुशुनी, रावी, अश्किनी, चिनाब, वितास्ता, झेलम एंड सरस्वती। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर थी वो थी सिंधु नदी, या फिर जिसे हम इंडस रिवर कहते हैं वो, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी सतुद्री, सतलुज। सतुद्री जो था वो प्राचीन नाम था, जब ऋग्वेद था उस टाइम पे जो था उसे सतुद्री कहा जाता था, अब जिसे हम सतलुज कहते हैं रिवर को। विपाशा, व्यास, परशुनी, रावी, अश्किनी, चिनाब, बितास्ता, झेलम एंड सरस्वती। तो ये जो रिवर्स थी ये थी सबसे इम्पोर्टेंट रिवर्स जिनको जो है वो ऋग्वेद में मेंशन किया गया था। द रिवर गंगा एंड यमुना आर मेंशन्ड ओनली वंस। और रिवर गंगा और यमुना जो है ये सिर्फ एक बार ही मेंशन किया गया था ऋग्वेद में। From this it appears that the Aryans lived in the geographical area covered by eastern Afghanistan, Punjab and fringes of western UP। तो ये माना जाता है कि जो आर्यंस जो थे वो कहाँ पे रहे थे? वो मेनली रहे थे कि कहाँ पर, जो आजकल का ज्योग्राफिकल एरिया है उसके अकॉर्डिंग वो ईस्टर्न अफगानिस्तान में रहे, पंजाब में रहे और वेस्टर्न यूपी के किनारों पे रहे। बट द मेन फोकस ऑफ द वैदिक कल्चर सीम्स टू हैव बीन द पंजाब एंड दिल्ली रीजन। बट जो वैदिक एज का जो सबसे ज्यादा जो फोकस था, वो वैदिक कल्चर का जो सबसे ज्यादा फोकस था वो था पंजाब और दिल्ली के रीजन्स पे। Later, the Aryans moved easternward, covering the whole of western यूपी। और धीरे धीरे जो था इन्होंने क्या किया, इन्होंने मूव किया और ये वेस्टर्न यूपी की तरफ पूरी तरह से चले गए और इन्होंने वेस्टर्न यूपी को जो था वो पूरी तरह से कवर कर लिया। एंड द गंगा यमुना डोव, तो इन्होंने जो था वो गंगा यमुना के जो डोव थे, किनारे थे, दो नदियों के जो बीच की जो भूमि थी वहां पर जाकर इन्होंने अपना बसेरा कर लिया। दे सेट अप किंगडम इन कौशल टू द ईस्ट ऑफ द डोव एंड इन काशी द रीजन ऑफ वाराणसी। तो जो इन्होंने था अपना किंगडम जो था वो कौशल में जाके सेटअप किया था, जो कि ईस्ट में है, इस डोव के, गंगा यमुना का जो डोव है उसके ईस्ट में है, और काशी जो कि वाराणसी का रीजन है वहां पर इन्होंने इन दो जगहों पर जो था इन्होंने अपना सेटअप कर लिया। एक साइड इनका कौशल हो गया और दूसरी साइड इनका काशी हो गया जो वाराणसी में आता है। द ग्रुप ऑफ पीपल who opposed Aryans were described as दासास और दस्युस। तो जो लोग इनके अपोजिट थे आर्यंस के, उनको दासा या दस्युष
कहा जाता था। These people spoke different languages and did not perform rituals, sacrifices. तो ये जो लोग थे दासास या दस्यूस, ये जो थे वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे एज कंपैरिजन टू आर्यंस। और ये लोग ना तो ये लोग सेक्रीफाइसेस त्याग करते थे। लेटर दे टर्न द टर्म दासास केम टू रेफर टू स्लेव्स और वुमेन एंड मेन कैप्चर्ड इन वॉर। और धीरे धीरे जो था ये जो वर्ड दासा था ये चेंज हो गया। फिर इसको क्या बोला जाने लगा, ये वर्ड उन लोगों के लिए यूज किया जाने लगा जिन लोगों को ये आर्यंस जो थे ये लड़ाई में जीतते थे और कैप्चर करके उनको अपने किंगडम में या अपने महल में लेके आते थे और उनसे जो था वो काम करवाते थे, नौकर का काम करवाते थे। तो उन लोगों के लिए जो था ये दास और दस्युस वर्ड जो है वो यूज होने लगा। They were the property of their owner। तो जो लोग इनको जीत करके लाते थे ये उन लोगों की प्रॉपर्टी बन जाते थे, ये उन लोगों के लिए काम करते थे। तो ये आया आपका अर्ली एंड लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। तो ये जो आपकी यहाँ पर है ये है आपकी अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन और ये आ गई आपकी लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। तो इसकी इम्पोर्टेंट सिटीज कौन कौन सी थी? इसकी इम्पोर्टेंट सिटीज ये थी जो कि रिवर्स जो हैं सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, ये जो थी इसकी ट्रिब्यूटरीज थी इंडस रिवर की, सिंध रिवर की। ये जो इंडस रिवर है और ये सिंध रिवर जो है इनकी ट्रिब्यूटरीज थी रावी, चिनाब, सतलुज, झेलम। तो ये जो थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी हमारी चिनाब, ये जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ये इस एरिया में था और फिर धीरे धीरे जो थे इन्होंने शिफ्ट कर लिया था इस साइड को। ये इनका जो था वो गंगा और ये यमुना के बीच का जो दोआब था ये इधर आ गए थे। तो यहाँ पे ये जो है वो कौशल राज्य है और दूसरा इनका जो था वो वाराणसी जो था काशी, वहां पर ये शिफ्ट हो गए थे। ओके, तो ये था हमारा डोब जो कि गंगा और यमुना दो नदियों के बीच की जो जगह होती है उसे दोआब कहा जाता है। तो ये यहाँ पर आए थे शिफ्ट होकर के, अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक में ये यहाँ आ गए थे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा द वैदिक लिटरेचर और ऑल्सो हाईलाइटेड मेनी चेंजेस दैट टूक प्लेसेस फ्रॉम अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। तो यहाँ पर जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड से जो था वो लेटर वैदिक पीरियड में जो था वो बहुत सी चीजों में जो था वो चेंजेस आए थे। तो अब हम जो है वो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बीच का जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आता है वो आता है लिटरेचर। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जो था वो ऋग्वेदा को जो था वो कंपोज किया गया था और उसके जो थी वो स्टडी की गई थी और इसी के तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में वो है लिटरेचर। ऋग्वेदा was composed during this period and serves as a source to learn and study about this period। तो ऋग्वेदा को जो था वो इस टाइम पे कंपोज किया गया था और इस सर्व किया गया था सोर्सेस को टू लर्न एंड स्टडी अबाउट दिस पीरियड। तो इस पीरियड के बारे में जो था वो पता लगाने के लिए जो था वो सिर्फ ऋग्वेदा जो थी एक बुक उसको जो था वो इस टाइम पे कंपोज किया गया था। और लेटर वैदिक पीरियड में जो था वो लिटरेचर था सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा वर कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड along with Upanishad, Arniks and Brahmanas। It is believed that the epic Ramayana and Mahabharata was also composed during दिस टाइम। तो ये माना जाता है कि लेटर वैदिक पीरियड में जो था वो बहुत सी बुक्स को कंपोज किया गया था जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ये उपनिषद जो थे या आर्यनक्स जो थे या फिर ब्राह्मणस जो थे
वो भी इसी टाइम पीरियड में जो थे वो कंपोज किए गए थे। और ये भी माना जाता है कि जो हमारी एपिक बुक जो है रामायणा और महाभारता वो भी इसी टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड में ही कंपोज की गई थी। पॉलिटिकल लाइफ, तो लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड का जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है वो आता है पॉलिटिकल लाइफ। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इन अर्ली वैदिक पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर मेनी ट्राइब्स नोन एज जनास। तो जब अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम था उस टाइम पे जो थी वो बहुत सी ट्राइब्स जो थी जिनको जनास कहा जाता था। ईच जना वॉज रूल्ड बाय द चीफ ऑफ द ट्राइब नोन एज राजना। तो उस टाइम पे अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे जो था वो हर एक जना को जो था, हर एक ट्राइब को जो था वो एक चीफ के द्वारा जो रूल किया जाता था और उस चीफ को जो था वो राजन कहा जाता था। द पोजिशन ऑफ द राजन वॉज नॉट हेरिडिटरी। सभा एंड समिति were the tribal assemblies that helped the Rajna to take important decisions for the people or in the janas। तो ये जो अर्ली वैदिक पीरियड था इसमें जो था वो जो चीफ या जिससे हम राजना कहते थे उनको जो था वो हेरिडिटरी नहीं रखा जाता था कि अगर कोई राजन है तो उसका आगे उसका बेटा जो था वो उसकी गद्दी संभालेगा, नहीं। यहाँ पर जो था वो सभा और समिति जो थी वो राजन की हेल्प करते थे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, उसकी जना के लिए। वुमेन ऑल्सो अटेंडेड दीज असेंबलीज। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो था वो लेडीज को भी परमिशन थी कि वो इन असेंबलीज को अटेंड कर सके। People gave bali, a volunteer contribution made by the people in place of taxes that helped in managing the janas। तो उस टाइम पे जो था वो लोग जो थे, जो उनके पास चीजें अवेलेबल होती थी वो उसकी हेल्प, उसको जो था वो राजन को भेंट दे देते थे, जिससे कि राजन जो है वो अपनी जनता जनास जो थे उनकी जो थी वो हेल्प कर सके। तो उस टाइम पे जो था वो लेडीज को जो था वो पॉलिटिकल इश्यूज में और असेंबलीज में जाने की परमिशन थी। और उस टाइम पे जो था वो फ्रीली जो उनकी इच्छा होती थी लोगों की, उस ट्राइब के लोगों की जो उनके पास चीज अवेलेबल होती थी वो उसे जो है वो अपने राजन को दे करके उनकी हेल्प करते थे। तो अर्ली वैदिक पीरियड तो लेडीज के लिए भी अच्छा था और जो ट्राइब्स जो लोग थे उन सब के लिए अच्छा था। कोई हेरिडिटरी जो है वो नहीं था कि हाँ राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। नाउ लेट्स नो कि लेटर वैदिक पीरियड में ये सब था या नहीं था। पॉलिटिकल लाइफ इन लेटर वैदिक पीरियड, द किंग बिकम वेरी पावरफुल एंड द पोजिशन बिकम हेरिडिटरी। तो राजे जो था लेटर वैदिक पीरियड में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया और उन जो पोजीशन थी वो भी हेरिडिटरी हो गई थी। द ट्राइबल असेंबलीज ऑल्सो डिसअपियर्ड एंड वुमेन्स पोजीशन ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। तो जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड आया तो ट्राइब्स की जो असेंबलीज थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई और डिसअपियर हो गई, और जो वुमेन्स की जो असेंबली अटेंड करने की जो पोजीशन थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। तो अर्ली वैदिक पीरियड में लेडीज जो थी वो असेंबलीज अटेंड करती थी, एज कंपेरिजन टू लेटर वैदिक पीरियड जो था वो लेडीज को असेंबलीज अटेंड करने की परमिशन नहीं रही। टैक्सेस वर कलेक्टेड इन प्लेस ऑफ द वॉलंटियल बली। तो जो टैक्सेस जो थे वो अब लोगों के ऊपर लागू कर दिए गए थे लेटर वैदिक पीरियड में। जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में वो लोग अपनी इच्छा से जो थे वो धन देते थे या जो भी उनके पास होता था वो अपने राजन को दे देते थे। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि इच्छा अनुसार कुछ नहीं, एक फिक्स अमाउंट किया गया जो उन्हें टैक्स के रूप में पे करना है तो वो उन्हें करना ही पड़ता था। The income from taxes helps the Raja to appoint officials. The income from taxes helps the kings to appoint
ऑफिशियल्स। तो जो टैक्स की जो इनकम होती थी, टैक्स से जो इनकम होती थी, वो किंग को हेल्प करती थी कि वो अपने लिए जो था वो मंत्री या जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती थी वो उनको रख सकता था। फॉर एग्जाम्पल, द भागादुगा to collect the taxes have been mentioned in the later Vedic taxes। तो जैसे कि भागादुगा जो है टैक्स कलेक्टर को बोला जाता था, तो वो जो थे वो रखे गए राजा के द्वारा, किंग के द्वारा टैक्स कलेक्शन के लिए। और इनका मेंशन भी जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में जो था वो किया गया था। द किंग कंडक्टेड मेनी रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस सच एज अश्वमेध, राजस्व एंड Vajpaya that strengthen his influence and demonstrate his power over the people। तो जो किंग जो थे वो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस जो थे वो कंडक्ट करते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजस्व या वाजपेय, ये जो कुछ रिचुअल्स जो थे या कुछ यज्ञ जो थे वो किंग जो था वो कंडक्ट करता था। और इससे क्या होता था, इससे उनकी पावर जो थी वो इन्फ्लुएंस होती थी और ये जो थे वो अपने लोगों के ऊपर जो था वो एक दबदबा बना करके रखते थे। लेटर इकोनॉमिकल लाइफ इन अर्ली वैदिक पीरियड। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है इकोनॉमिक लाइफ इन द अर्ली वैदिक पीरियड। तो जो उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो कैसी थी अर्ली वैदिक पीरियड में। पीपल इन द अर्ली वैदिक पीरियड प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर एंड विद कैटल रेयरिंग। तो जो लोग थे अर्ली वैदिक पीरियड के वो क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर करते थे और जो कैटल रेयरिंग है, पशुपालन था, वो करते थे। द ऋग्वेदा सजेस्टेड दैट कैटल फॉर्म्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ फॉर द पीपल। तो ऋग्वेदा में ये भी बताया गया है कि पशुपालन जो था वो लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम था और देयर वर फ्रीक्वेंट बैटल्स फॉर कैटल्स। तो यहाँ पर जो थे वो कैटल्स के लिए, पशुओं के लिए जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैटल्स, लड़ाइयाँ भी होती थी। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैटल कैन बी जज्ड फ्रॉम द वर्ड फॉर बैटल। तो ये तो हम अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर पशुओं के लिए लड़ाई होती थी, युद्ध होते थे, तो कितनी इम्पोर्टेंस होगी एनिमल्स की अर्ली वैदिक पीरियड में। गविष्ठी विच मीन्स सर्च फॉर काउ। तो एक वर्ड है गविष्ठी जिसका मीनिंग है सर्च फॉर काउस। तो काउस के लिए सर्च मीन्स गविष्ठी। तो अब तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो था वो एनिमल्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा थी लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग एनिमल्स के लिए, पशुपालन के लिए या पशुओं को अपने पास रखने के लिए जो थे वो लड़ाइयां भी करते थे। नाउ economic life in the later Vedic period. In the later Vedic period, agriculture seems to have become the main source of livelihood। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो था वो लोगों का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था या जीवन शैली के लिए जो उनकी इनकम सोर्स थी वो थी एग्रीकल्चर। It was facilitated by the use of iron tools for clearing forest and plowing। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो था वो लोगों ने क्या किया, आयरन्स की जो लोहे के जो टूल्स होते हैं उनका यूज करना स्टार्ट कर दिया फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए और खेती बाड़ी के लिए, खेती करने के लिए। शिफ्ट फ्रॉम पेस्ट्रल इकोनॉमी टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो ये जो थे यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे एक देहाती अर्थव्यवस्था से एग्रीकल्चर की, खेती बाड़ी की अर्थव्यवस्था पे। और इससे जो था धीरे धीरे उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट का भी इम्प्रूवमेंट हुई, राइज हुई आर्ट एंड
क्राफ्ट की भी, सच एज कारपेंट्री, वेविंग, ज्वेलरी मेकिंग, डाइंग एंड पॉटरी मेकिंग। तो जैसे कि कारपेंट्री मतलब कि फर्नीचर का काम करना, वेविंग यानी कि बुनाई का काम, ज्वेलरी मेकिंग का काम, या फिर डाइंग कपड़ों को रंग करने का काम, या फिर पोट्री मेकिंग जो थे, ये काम भी जो थे वो धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में जो थे वो राइज करे, उनका भी राइज हुआ। देयर सीम्स टू हैव बीन ट्रेड विद डिफरेंट रीजन्स एज वेल, और धीरे धीरे जो था इन्होंने ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था लेटर वैदिक पीरियड में। नाउ सोशल लाइफ इन अर्ली वैदिक पीरियड। ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड द ऋग वेदा मेंशंस सोशल क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ वर्क पीपल टुक अप। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो था ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है कि सोशल क्लासेस कुछ नहीं होती थी, या फिर उन्हें जो था वो अपने बर्थ के अकॉर्डिंग जो था वो काम नहीं करना पड़ता था कि अगर राजा का बेटा है तो राजा ही बनेगा, या कुम्हार का बेटा है तो वो कुम्हार का ही काम करेगा। इट इज ऑल्सो मेंशन दैट पीपल फ्रॉम द सेम फैमिलीज कुड टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन। तो एक ही फैमिली के जो डिफरेंट लोग थे वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर सकते थे, कोई एक ऑक्यूपेशन उनके लिए मेंशन या पर्टिकुलर नहीं होता था। द अर्ली वैदिक सोसाइटीज डिड नॉट हैव क्लासेस और कास्ट डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन बर्थ। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो था वो कास्ट और क्लास का कोई भी सिस्टम नहीं था, कोई भी आप कह सकते हो कि बर्थ, जैसे बच्चे का बर्थ होता था तो उसे कोई क्लास में या उसे किसी कास्ट में जो था वो डिवाइड नहीं किया जा सकता था। जैसे कि आजकल हम बोलते हैं कि ये हिंदू परिवार में पैदा हुआ है तो ये हिंदू है, ये राजपूत में पैदा हुआ है तो ये राजपूत है, ये मुस्लिम में पैदा हुआ है तो ये मुस्लिम है, या ये सिख कम्युनिटी में पैदा हुआ है तो ये सिख है। नहीं, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द लेटर वैदिक पीरियड। Later Vedic period. Social life during the later Vedic period, caste and class distinction become reached. तो जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो क्लास और कास्ट का जो सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा कठोर हो गया था। द सोसाइटी केम टू बी डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो था वो सोसाइटी को जो था वो 4 कास्ट में जो था वो डिवाइड किया गया था, ये 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, और जिसके अकॉर्डिंग जैसे ही बच्चा जिस कास्ट में पैदा होगा उसको उस कास्ट का मान लिया जाता था। ये 4 कास्ट कौन कौन सी थी? ये थी ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो ये 4 कास्ट थी। इनमें से अगर कोई भी बच्चा किसी भी कास्ट में पैदा होता था तो उसे उसी के अकॉर्डिंग जो था वो काम मिलता था, ऑक्यूपेशन मिलता था, और उसे अपनी फैमिली का जो था हेरिडिटरी जो वर्क था वो फॉलो करना पड़ता था। नेक्स्ट आया हमारा वेरिड कल्चर इन इंडिया। While North and Northwestern India witnessed the Vedic period, different type of culture developed in other part of India. तो इंडिया का जो था नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो था वो विटनेस है वैदिक पीरियड का, और यहाँ पर जो था डिफरेंट टाइप के कल्चर्स जो थे वो डेवलप हुए थे, और ये जो थे डिफरेंट कल्चर्स जो थे जो डेवलप हुए थे ये ऑल ओवर इंडिया में फैल गए थे, अदर पार्ट ऑफ इंडिया में भी फैल गए थे। कैलोलिथिक एंड मेगालिथिक कल्चर वर 2 सच कल्चर दैट डेवलप्ड इन द डेक्कन एंड द साउथ ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये जो हमारे इंडिया में जो थे वो 2 कल्चर, जब वैदिक पीरियड चला था तो उस टाइम पे 2 कल्चर जो थे वो डेवलप हुए थे, कैलोलिथिक और मेगालिथिक कल्चर, जो कि डेक्कन प्लेट्यू जो है उस साइड को और साउथ में जो थे वो डेवलप हुए थे इन 2 साइड में। द कैलोलिथिक कल्चर, द कैलोलिथिक एज इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज विद स्टोन। तो जो कैलोलिथिक एज है इसको मार्क किया गया है कॉपर और ब्रॉन्ज विद स्टोन के यूज के साथ। तो जो कैलोलिथिक एज थी इसमें जो था वो कॉपर ब्रॉन्ज का यूज किया जाता था स्टोन के साथ।
The Paleolithic people built rectangular and circular houses of mud, mostly in cluster. तो जो कैलोलिथिक एज के जो लोग थे वो मिट्टी से, मड से जो था वो घर बनाते थे। कौन सी शेप में ये बनाते थे? रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर हाउसेस बनाते थे। दे वर नॉट एक्विटेंट विद बर्न्ट ब्रिक। तो ये लोग जो थे, ये इनको नहीं पता था कि जो ईंटें जो भट्टी में पका करके या जो बर्न्ड ब्रिक जो थी आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे पढ़ी थी, उनका ये इन लोगों को पता नहीं था कि इनका यूज कैसे करते हैं। फायर वर्शिप्स सीम्स टू हैव बीन अ वेरी widespread phenomenon among the Paleolithic people, as fire altars have been found at a number of Paleolithic sites. तो जो फायर वर्शिप जो थी वो धीरे धीरे जो थी बड़े पैमाने पर घट गई थी, क्योंकि कैलोलिथिक पीपल की जो फायर आग की वेदियां जो थी वो घट गई थी, क्योंकि कैलोलिथिक पीपल के जो फायर ऑल्टर्स जो थे वो बहुत से नंबर में जो थे वो मिले थे कैलोलिथिक साइट्स पे। The archaeological findings gives indication of the system of disposal of the dead. The good found along with the burials tells us a lot about the customs, practices and social setup of the Paleolithic culture. तो जो यहाँ पर जो था वो हमें फाइंडिंग्स में ये पता चला था कि ये जो थी वो डेड बॉडीज को कैसे डिस्पोज करते थे, और यहाँ की कुछ अच्छी बातें भी पता चली थी कि यहाँ पर जो था वो कस्टम्स को जो था वो प्रैक्टिस किया जाता था, फॉलो किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रह्मगिरी skeleton was found with several gold beads, 2 stone beads, copper bangles and a conch seal, while other skeletons have only a few pots burned with them. तो ये जो थी यहाँ पर कुछ एक स्केल्टन मिले थे, ब्रह्मगिरी स्केल्टन, जहाँ पर उसमें जो था वो सेवरल टाइप के गोल्ड बीड्स जो थे उसमें उस स्केल्टन में पहनाए गए थे, 2 स्टोन बीड्स भी थे और कॉपर बैंगल्स जो थी वो भी पहनी हुई थी, एंड कॉन्च सेल जो था वो भी पहना हुआ था स्केल्टन में। और जो बाकी स्केल्टन्स वहां पर मिले थे उनमें जो थे वो उन्होंने जो थे वो ज्यादा कुछ तो नहीं पहना था, बट उनके साथ जो थे वो पॉट्स को जो था वो दबाया गया था वहां पर, जहां पर जो बॉडीज को दबाया गया था वहां पर कुछ पॉट्स को भी उनके साथ दबाया गया था। दिस इंडिकेट्स दैट देयर वॉज अ डिफरेंस इन द सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर जो था वो ये पता चलता है कि जो यहाँ के जो पीपल थे उनके सोशल स्टेटस में जो था वो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। सम मे हैव बीन पुअर वाइल अदर रिच, सम मे हैव बीन पीपल ऑफ इम्पोर्टेंस और लीडर। तो यहाँ पर जो था वो स्टेटस के अकॉर्डिंग जो था वो लोगों को दफनाया जाता था। अगर कोई अमीर था तो उसे ज्वेलरीज के साथ और उसके साथ जो था वो बहुत सा पैसा दबाया जाता था, और जो लोग गरीब होते थे उनके साथ जो है वो कम पैसा या उन्हें कम ज्वेलरी के साथ वहां पर दफनाया जाता था। और कुछ लीडर्स होते थे या कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन होते थे तो उनको भी वैसे ही राजा जो अमीर लोग होते थे उनके जैसे ही उनको ट्रीटमेंट मिलती थी। Similarly, if collective burials belongs to the same period are found, it might indicate a tragedy or some sacrificial ceremonies. तो अगर ये वहां पर जो है, जहाँ पर एक्सकवेशन हुई वहां पर अगर बहुत से लोग सेम तरह के मिले, मतलब जो स्केल्टन्स मिले वो सेम तरह के मिले, तो ये माना जाता था कि या तो यहाँ पर कुछ ट्रेजेडी हुई है या फिर वहाँ उन बहुत से स्केल्टन्स को देख करके ये पता लगाया जाता था कि वहां पर या तो कोई ट्रेजेडी हुई है या फिर कोई सेक्रीफाइस, कोई त्याग की सेरेमनी की गई थी।
The study of burial remains thus make the study of a culture even more interesting. तो जो ये अंत्येष्टियाँ जो बची हुई थी उनसे ये उनकी स्टडी से ये तो पता चलता है कि यहाँ पे क्या कल्चर था और उस कल्चर के बारे में जानने की और ज़्यादा जिज्ञासा पैदा होती है. इन मैगन इज अ कैलोलिथिक साइट लोकेटेड इन महाराष्ट्र. तो इन मैगन एक कैलोलिथिक साइट है जो कि महाराष्ट्र में लोकेट करती है. द रिमेन ऑफ द burials फाउंड एट दिस साइट इंडिकेट अ यूनिक कल्चर ट्रेल ऑफ द सोसाइटी. तो जो यहाँ पर जो अंत्येष्टियाँ प्राप्त हुई थी, स्केल्टन्स जो मिले थे, उनसे जो था वो इंडिकेट होता है एक डिफरेंट यूनिक कल्चर ट्रेल का जो कि सोसाइटी में उस टाइम पे पनप रहा था. जनरली एडल्ट्स वर बर्न्ड विद देयर हेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन. तो यहाँ पर जो एडल्ट्स जो थे उनको दफनाया जाता था और उनकी अंत्येष्टियाँ जो थी वो वहां पर मिली थी जिनका हेड जो था वो नॉर्थ डायरेक्शन में किया हुआ था. समटाइम्स द डेड वर बर्न्ड इन यूरेंस विद इन द हाउसेस. तो कुछ बार जो थी कुछ जो अंत्येष्टियाँ जो थी वो कहाँ पर मिली थी, उनको जो था वो दबाया गया था घर के अंदर ही. Here the body of a man was found buried in a cross-legged position in a huge four-legged clay jar in one of the largest house at the site. तो यहाँ पर जो था वो एक आदमी की जो बॉडी मिली थी उसकी जो थी वो लेग्स को जो था वो क्रॉस पोजीशन में मिली थी और उसको जो था वो एक क्ले मिट्टी के जो थे वो बर्तन में जार बोला हुआ है यहाँ पे, मिट्टी के जार में जो था वो दफनाया गया था. एक बड़े घर के अंदर जो था वो मिट्टी के बर्तन में एक आदमी को क्रॉस लेग्ड जो था वो दफनाया गया था. द हाउस हैव 5 रूम्स एंड वॉज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द इनमेगन सेटलमेंट. तो जो इनमेगन सेटलमेंट है वहां में जो है ये 5 कमरों का एक घर था जो कि सेंटर में था इनमेगन के. वहां पर जो था ये डेड बॉडी मिली थी. As suggested by the archaeological finding from this site, people at Inmegen followed various occupation. तो जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हुई थी वहां पर पता चला था कि इनमेगन में जो थे लोग वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन को जो थे वो फॉलो करते थे. सम वर एग्रीकल्चरिस्ट, सम वर हंटर गैदरर एंड स्टिल अदर वर पोस्टरलिस्ट. तो जो यहाँ पर जो थे वो जो ऑक्यूपेशन वो लोग अपनाते थे वो एग्रीकल्चरलिस्ट या फिर हंटर गैदरर या फिर पेस्ट्रोलिस्ट जो थे वो ऑक्यूपेशन अपनाते थे. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ व्हीट, बर्ले, राइस, पल्सेस, पीस, सीसम्स एंड मिल्ट्स. तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को जो थे वो इनके एविडेंसेस भी मिले हैं व्हीट, बर्ले, राइस, पल्सेस, एनिमल पीस और सीसम और मिल्ट के. बोन्स ऑफ सेवरल एनिमल्स लाइक गोट, कैटल, बफलोज, डॉग, हॉर्सेस, पिग, स्पॉटेड डियर, क्रैब, फिश एक्सेट्रा हैव बीन फाउंड. तो यहाँ पर जो थे वो आर्कियोलॉजिस्ट को जो थी वो डिफरेंट एनिमल्स की जो थी वो बोन्स भी मिली थी जैसे कि गोट, कैटल, बफलो, डॉग, हॉर्स, पिग, स्पॉटेड डियर, क्रैब, फिश एक्सेट्रा और भी बहुत से. सम ऑफ द बोन्स बोर कट मार्क which suggested that a few of them animals were used as food by the people of Inmegen. तो यहाँ पर जो थे वो कुछ एनिमल्स की बोन जो थी वो टुकड़ों में मिली थी, कटी हुई मिली थी. इसका मतलब है कि वो लोग वहां पर उन एनिमल्स को जो था वो फूड के पर्पज से भी यूज करते थे इनमेगन में. There are also evidences or to suggest that fruit like jamun, bear, amla, dates and a lot more were collected by these people. तो यहाँ पर जो है वो फ्रूट्स के एविडेंसेस भी मिले हैं जैसे जामुन हो गया, बेर, आमला, डेट. इनके एविडेंसेस भी जो थे यहाँ पर मिले थे कि लोग इन फ्रूट्स को जो थे वो
कलेक्ट करते थे। नाउ मेगालिथ्स आर लार्ज स्टोन boulders or block of rocks arranged by people into a structure or a monument। तो मेगालिथ जो है उसमें जो थे वो बड़े बड़े पत्थरों या चट्टानों के जो था वो अरेंज किया गया था और उनको जो है वो एक स्ट्रक्चर या फिर एक मॉन्यूमेंट के रूप में जो था वो यूज किया जाता था मेगालिथ पीपल के टाइम्स। मैनी मेगालिथ्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ट टू मार्क ब्यूरल साइट्स। तो कुछ मेगालिथ जो थे वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एज अ मार्क भी जो थे, जो अंत्येष्टियां जो थी उनकी जानकारी के लिए, जैसे क्रिश्चियंस जो थे वो क्रिश्चियन जो हैं वो दफनाते हैं और वो एक स्टोन लगा के जाते हैं, क्रिश्चियन या मुस्लिम तो वो एक स्टोन लगा के जाते हैं जहां पर उन्होंने अपने बिलव्ड वन को दफनाया होता है, तो वहां पर वो एक स्टोन लगा कर जाते हैं और उस पे नाम और एज लिख करके जाते हैं। वैसे ही ये लोग भी उस टाइम पे ये सब करते थे, मेगालिथ लोग जो थे। द प्रैक्टिस ऑफ इरिएटिंग मेगालिथ डेट बैक टू अबाउट 3000 ईयर्स एगो। तो ये माना जाता है कि ये जो मेगालिथ जो थे इन्होंने जो प्रैक्टिस की थी वो की थी 3000 साल पहले। इट वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड इंडिया एंड कश्मीर रीजन। तो ये माना जाता है कि ये जो मेगालिथ्स जो थे ये डेक्कन में, साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और कश्मीर रीजन में जो थे ये लोग जो थे वो ग्रो किए थे। दीज मेगालिथ्स कैन बी फाउंड ईदर ऑन द सरफेस ऑफ अंडरग्राउंड। तो ये भी माना जाता है कि ये जो हैं वो अंडरग्राउंड भी रहते हैं मेगालिथ्स और अंडरग्राउंड भी पाए जाते हैं। समटाइम्स देयर कैन बी मैनी स्टोन बोल्डर्स सर्कलिंग अ burial site or simply a single large stone standing on the ground। तो या तो फिर ये जो थे माना जाता है कि कई बार जो है वो जो अंत्येष्टियां जो थी या जो डेड बॉडीज जो थी वो उनको एक बड़े से पत्थर से जो था वो कवर किया जाता था या फिर एक बड़ा पत्थर जो है वो खड़ा कर दिया जाता था, जैसा कि मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग करते हैं कि दफनाते हैं और वहां पर पत्थर लगा देते हैं या फिर उसको जो है वो पक्का कर देते हैं दफनाने के बाद। तो वैसा ही उस टाइम पे भी मेगालिथ्स में जो है उस टाइम पे ये चीज लोग करते थे। इन द मेगालिथ्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया archaeologists have found some common features in these burials। तो साउथ इंडिया और जो डेक्कन की जो खुदाई की गई थी तो वहां पर जो था आर्कियोलॉजिस्ट को एक कॉमन फीचर जो था वो मिला था अंत्येष्टियों को दफनाने का। मोस्ट ऑफ दीज burials contained black and red bear along with the dead body। तो जो डेक्कन और साउथ की जो ब्यूरियल्स जो थे वहां पर जो था आर्कियोलॉजिस्ट को ब्लैक और रेड कलर की जो पॉटरी वेयर जो थे वो उनको उन दफनाए हुए जो डेड बॉडीज थी उनके साथ इनको ये ब्लैक एंड रेड बेयर्स मिले थे। आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस have been able to tell us about the social differentiation on the basis of the types of object found with the skeleton remains। तो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने जो था वो डिफरेंसेस के बारे में भी बताया है कि जो उनको वहां पर दफनाए हुए लोगों के पास जो चीजें मिली हैं, सामान मिला है, उनसे ये पता चलता है कि उनमें जो था वो डिफरेंस किस तरह का था। उनमें जो था वो कास्ट को लेकर के कोई डिफरेंस था या फिर उनको क्लासेस के रिगार्डिंग कोई डिफरेंस था, वो उनके साथ दफनाई हुई चीजों से पता चलता था। Many of the rules of the later period contained tool and weapon of iron, skeleton of horses, equipment and ornament of stone and gold।
तो यहाँ पर जो था वो धीरे धीरे जो था बाद में कुछ बॉडीज के साथ जो था वो टूल वेपन, लोहे के जो टूल्स थे या हथियार थे उनको जो था वो दफनाया गया था। कुछ के साथ हॉर्स स्केलेटन के इक्विपमेंट को दफनाया गया था और कुछ के साथ जो था वो ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, तो कुछ के साथ जो था वो स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट ज्वेलरीज को जो था वो दफनाया गया था। इन सम ऑफ द मेगालिथ्स देयर वर मोर देन वन स्केलेटन। तो जो मेगालिथ्स है वहां पर जो था वो एक स्केलेटन, एक बॉडी को नहीं दफनाते थे, वहां पर 2 बॉडीज को एक साथ दफनाया गया था जिसके भी प्रूफ मिले थे। इट माइट बी पॉसिबल दैट पीपल बिलोंग टू द सेम फैमिली वर बोर्न इन द सेम प्लेस आफ्टर देयर डेथ। तो ये माना जाता था कि एक ही फैमिली क्या, अगर जब कोई बंदा मरता था तो आदमी मरता था तो उसको जहां पर दफनाया जाता था उसके फैमिली के बाकी लोगों को भी वहीं दफनाया जाता था, जहां पर एक फैमिली के एक बंदे को दफनाया जाता था, एक आदमी को दफनाया जाता था। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द portholes. The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. तो जो बाद में मरते थे आदमी एक ही परिवार के, उनको जो था वो पोर्थोलोस, एक टाइप का विंडो होता है जिसके थ्रू जो था वो ग्रेव में जाया जाता था। तो उसकी हेल्प से जो था वो उन जो बाद में मरते थे उनको वहां पर दफनाया जाता था। The megaliths could have acted as signposted to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to. तो मेगालिथ्स जो थे ये मानते थे कि वो उन्होंने जो है वो एक साइन पोस्ट लगा दी है ताकि जब उनके घर से या उनके परिवार से कोई आदमी या कोई भी परिवार का जो सदस्य था वो मरता था तो उसको वहां पर दफनाया जा सके, उसे वहां पर दफनाने के लिए उसी जगह पर लाया जा सके, इसलिए वो एक साइन पोस्ट की जैसे उनको स्टोन्स को यूज करते थे मेगालिथ्स। सो दिस इज फॉर टुडे। वी हैव स्टडीड द वैदिक एज, और जिसमें हमने अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कैलोलिथिक कल्चर के बारे में, जो कि एनामेगन जो एक प्लेस है महाराष्ट्र में, वहां पर कैलोलिथिक साइट्स के बारे में, जो कि एक सेंटर पॉइंट था कैलोलिथिक साइट्स का या कल्चर का। और फिर हमने पढ़ा मेगालिथ्स। सो बाय, हैव अ गुड डे।